अब हम बात करेंगे इनकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में, यानी कि ये खेती बाड़ी किस तरह से किया करते थे। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इतने सारे जो ग्रेन्स मिल रहे हैं यहाँ पे, उससे ये बात तो समझ में आती है कि ये लोग इतने सारे ग्रेन, अब ऐसा नहीं होगा कि अपने आप उग जाए। ये नहीं हो सकता कि गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपने आप उग जा रहा हो, या फिर चावल अपने आप उग जा रहा हो, या फिर जो दूसरा ग्रेन मिला है वो अपने आप उग जा रहा हो। इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको यहाँ पे ग्रेन देखने को मिले, इसका मतलब इनको उगाया जाता था, इनकी खेती होती थी। अब खेती होती थी तो किसी तरीके से खेती की जाती होगी। तो एग्रीकल्चर की क्या टेक्नोलॉजीज थी, किस तरीके से आप एग्रीकल्चर करते थे, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। वो इस हेडिंग में देखेंगे, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। चलें देखते हैं सर। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices. मतलब यह कि जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कई सारे तरीके के ग्रेन्स जो हैं अलग अलग हड़प्पन सेटलमेंट से मिले हैं और अच्छी खासी मात्रा में मिले हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको यहाँ पे गेहूं, चावल और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जौ हो गया और बाकी सारे ग्रेन्स। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको काफ़ी सारा ग्रेन देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपको काफ़ी सारा अनाज देखने को मिल रहा है, तो इसका क्लियर कट एक ही मतलब है कि भैया खेतीबाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर किया जाता था, कृषि होती थी। अब सवाल यह उठता है कि खेती कैसे होती थी, किस तरीके से आप जो है इतना सारा अनाज उगाया करते थे। ये सारी चीज को पता लगाना या फिर इस पूरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसकी वजह यह है कि भाई हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 3, साढ़े 3, 4 हजार साल पहले की। अब उस टाइम पीरियड के जो खेत थे जहां पे हल चलाए जाते थे, या फिर जिन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन बैलगाड़ियों का या बाकी जो आपके अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई व्हीकल्स या इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते थे, तो काफी बड़ी मात्रा में समय के साथ में ये सारी चीजें नष्ट हो गई होंगी, और या फिर उनका शेप या आकार इस तरह से बदल गया होगा कि अगर वो आपको मिले भी तो भी स्टडी कर कर एकदम सही अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। और भी बाकी इश्यूज वगैरह आते हैं, आगे जैसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मगर कुल मिलाकर यहां पे एक बात क्लियर है कि खेती होती थी, कृषि की जाती थी। सवाल यह है कि कैसे की जाती थी, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जैसे बड़ा कॉमन सवाल है कि भाई आपने जो है सीड्स, यानी कि जो बीज आपने खेत में डाले होंगे, उनको आपने ब्रॉडकास्ट किया था, यानी कि आपने पकड़ के एकदम से यूं करके फेंका था और उसके बाद वो सब बिखर गए होंगे, और फिर आपने जो है उसके उनको उगने का मौका दिया होगा, और फिर फसल लगी होगी तो उसको काट लिया होगा। आपने ऐसा किया था, या फिर आपने हल चलाया था पहले जमीन के ऊपर, और हल चला के आपने छोटे छोटे फरोज बनाए थे, और फरोज या फिर छोटी छोटी नालियां बनाने के बाद उसमें अपने हाथों से जाके आपने बीज डाले थे, और फिर उसके ऊपर जो है आपने मिट्टी को रखकर पानी डाला था और फिर उगाया था। अब इस तरीके के सवालों का जवाब आज की तारीख में दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो थोड़ा बहुत एविडेंस मिला है उसकी बेसिस पर हम लोग अटकलें लगाते जरूर हैं, उसके ऊपर हम अंदाजा बनाते जरूर हैं, बट एक्यूरेटली कह पाना कि एग्जैक्टली इसी तरीके से खेती होती थी इस समय, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एग्जैक्टली इनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ सटीक तौर पे कह पाना बहुत, अब कह सकते हैं, मुश्किल काम है। Representation on seals and terracotta sculpture indicate that bull was known, and agriculture and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing. मतलब ये कि जो आपको सील्स देखने को मिल रही हैं, ये सील हमने थोड़ा वक्त पहले भी देखी थी इस लेक्चर की शुरुआत में। इसमें एक बड़ा सा बैल बना हुआ है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, मगर ये बैल का होना एक बात का इंडिकेशन है कि यार इन लोगों को पता था कि बैल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बैल था, या बैल का क्या इस्तेमाल हो सकता है खेतीबाड़ी में, इसका जो है प्रयोग हो सकता है। इनको एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक हम ये बैल को देखकर हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से बैल है, इसका मतलब इनको बुल के बारे में भी पता होगा, और शायद उसका ये लोग इस्तेमाल भी किया करते रहे होंगे खेती, ये हल वगैरह चलाने के लिए, इसका भी हमने अंदाजा लगाया। प्लस हमको इस तरीके के जो है कुछ स्ट्रक्चर्स भी खिलौनों के देखने को मिले हैं, और इस तरीके के बुल्स वगैरह भी, इनके जो छोटे छोटे टेराकोटा के बने हुए खिलौने भी हमको यहां से देखने को मिले। तो सील के ऊपर आपको बैल जो है उसकी आकृति देखने को मिल रही है। एक ऑक्सन या फिर एक बुल जो है उसका हमको एक इस तरीके का टेराकोटा का बना हुआ छोटा सा प्रोडक्ट, एक छोटा सा खिलौना भी देखने को मिल रहा है। और इस तरीके के बुल के बने हुए छोटे, इस तरीके के टेराकोटा के बने हुए बुल जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं खिलौने के रूप में। तो यहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक्सट्रापोलेशन किया है, एक अटकल या फिर एक अंदाजा लगाकर उसको बढ़ाया है कि भाई ये लोग खेतीबाड़ी किया करते थे, उसमें ये बैल का इस्तेमाल करते थे। अब बैल का इस्तेमाल होता था, इसका मतलब ये हल चलाया करते थे, बैल के साथ में बांध कर ये हल चलाते थे। हल चलाने के बाद में जो छोटे छोटे फरोज या फिर छोटे छोटे जो नालियां बनती हैं, जो छोटे छोटे चैनल्स बनते हैं, उसमें फिर ये बीज डाला करते थे, और उसके बाद में फिर उनको उगा के खेती वगैरह किया करते थे। ये एक अंदाजा जो है ये जो आपको चीजें देखने को मिली हैं इसके बेसिस पर लगाया गया है। इसके अलावा मोरओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लोज हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनवाली, हरियाणा। अब कई सारी ऐसी जगहें हैं, खासतौर पे हरियाणा में एक बनवाली नाम की जगह पड़ती है और एक चोलिस्तान नाम की जगह है, सिंध में ये देखने को मिलती है। यहां पर आपको
हमको इस तरीके के टेराकोटा के छोटे छोटे खिलौने देखने को मिले हैं, जो टेराकोटा के छोटे छोटे हल के या फिर प्लोस के मॉडल देखने को मिले हैं खिलौने के रूप में। अब यहां पर ये जो छोटा सा खिलौने का जो हल बना हुआ है ये आपको देखने को मिला है, तो इसके बेसिस पर हमने ये अंदाजा ये लगाया कि यार अगर छोटा हल बनाया गया है खिलौने के रूप में, इसका मतलब बड़े हल के बारे में भी इनके पास में नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको आप एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। बच्चे छोटी छोटी गाड़ियां चलाते हैं, छोटे छोटे गाड़ियों के साथ में खेलते कूदते हैं। अब ये छोटी गाड़ियां इसलिए बनाई गई हैं बच्चों के खेलने के लिए क्योंकि हमको पता है कि एक्चुअल में बड़ी गाड़ी कैसी दिखती है, तो उसी को हम लोगों ने एक छोटा मॉडल बच्चे के खेलने के लिए खिलौने के रूप में रेप्लिकेट कर दिया। एग्जैक्टली वही लॉजिक अगर हम यहां पर लगाएं कि अगर हमको एक हल के एक छोटा सा खिलौना देखने को मिला है या एक खिलौने का हल देखने को मिला है, तो ये खिलौना जो बच्चे के लिए खेलने के लिए बनाया गया होगा हल के शेप में, ये इसलिए बनाया जा सका क्योंकि बनाने वाले को एक्चुअल में पता था कि एक्चुअल में जो बड़ा हल है वो कैसा दिखता है। और क्योंकि यहां पर इस तरीके के बुल्स के एविडेंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं, ऑक्सन या बुल के बारे में इनको अंडरस्टैंडिंग थी, तो इससे ये एक्सट्रापोलेशन या अंदाजा लगाया गया है कि हो ना हो ये लोग खेती कैसे करते थे, अपना जो भी बुल वगैरह होगा या फिर जो बैल वगैरह होगा उसके साथ में ये एक हल बांधा करते थे और उसकी मदद से फिर खेत की जुताई होती थी और उसके बाद में फिर उसमें बीज वगैरह डालकर खेती बाड़ी की जाती थी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग यहां से डेवलप हुई है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। अब कालीबंगन नाम की एक जगह पड़ती है राजस्थान में, वहां पर भी खुदाई वगैरह हुई। वहां पे खुदाई और बाकी सारी चीजें जब की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट को एक बड़ी गजब की चीज देखने को मिली। यहां पर इनको एक ऐसा खेत देखने को मिला या फिर एक ऐसी फील्ड देखने को मिली जिसके ऊपर हल चलाया गया था। और ये जो आपका ये जो फील्ड या फिर ये सारी चीजें देखने को मिली, ये शुरुआती हड़प्पन टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी कि मैच्योर फेज से पहले का जो अर्ली हड़प्पन फेज था उस टाइम पीरियड में आपको इस तरीके के खेत देखने को मिले हैं जिसमें बकायदा हल चलाया गया था। इसका एविडेंस आपको यहां पर देखने के लिए मिला है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इससे ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि जो अंदाजा लगाया गया था खिलौनों के या टेराकोटा मॉडल्स के छोटे छोटे जो देखने को हमको मिले हैं बुल या फिर हल वगैरह, उसकी मदद से जो अंदाजा लगाया गया था कि भाई खेती इस तरीके से की जाती थी, कहीं ना कहीं वो सच्चाई के बहुत ज्यादा करीब है। अगर ऐसा ना होता तो इस तरीके से हल से जुते हुए खेत आपको देखने को ना मिलते। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो खेत हमको देखने को मिला है जिस पर हल चलाने के एविडेंसेस हासिल हुए हैं अर्ली हड़प्पन फेज टाइम पीरियड में, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर 2 फरोज के सेट देखने को मिले। फरो का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास में लेट से ये एक खेत है, इस खेत में आपने लेट से एक बैल पे हल बांधा और उसको चलाया तो यहां पर एक चैनल बन गया, फिर यहां पर चलाया तो एक चैनल यहां बन गया, फिर यहां पे बन गया, यहां पे बन गया। अब इसमें आपने बीज वगैरह डाल के और उसके बाद में बाकी सारी प्रोसेस करी, तो ये जो ये यहां पे छोटी छोटी चैनल्स या फिर छोटी छोटी नालियां बनाई जा रही हैं, इनको फरोज बोला जाता है। अब यहां जो हमको जुताई किया हुआ खेत मिला है, जो जोता हुआ खेत हमको कालीबंगन में देखने को मिला है, उसमें हमको ये पता चलता है कि 2 सेट ऑफ फरोज हैं, यानी कि हल को 2 बार चलाया गया है। एक बार इस तरीके से चलाया गया है और उसके बाद एक बार इस तरीके से इसके 90 डिग्री पे चला के दूसरी जो है फरोज या फिर दूसरे चैनल्स बनाए गए। अब इससे एक बात ये समझ में आती है कि यहां पे शायद 2 फसलें एक साथ उगाई जा रही हैं। एक फसल ये जो फरोज बनाए गए हैं उसमें लगाई गई होंगी और एक फसल ये जो फरोज बनाए गए हैं 90 डिग्री पर उसमें बनाई गई होंगी। तो इससे ये भी समझ में आता है कि खेती बाड़ी के मामले में अर्ली हड़प्पन के टाइम पीरियड से ये इलाके में रहने वाले लोग अच्छे खासे एडवांस थे। बाद में हड़प्पा वालों ने भी जो है अच्छी खासी एडवांस खेती करी है, तभी इनके पास में इतनी बड़ी मात्रा में अनाज और बाकी सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो जुता हुआ खेत आपको देखने को मिला है इसमें 2 सेट ऑफ फरोज हैं एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे, यानी कि हल को इस तरीके से चलाया गया है कि जो चैनल्स बने हैं वो 90 डिग्री पे बने एक दूसरे के साथ में। एक बार इस तरीके से चलाया गया है और एक बार इस तरह से चलाया गया है। अब इस तरीके से जो चला के फरोज बनाए गए थे उसमें अलग अनाज डाला गया होगा या फिर अलग बीज डाले गए होंगे, और यहां पर जो फरोज बनाई गई थी इसमें अलग बीज डाले गए होंगे। तो एक ही खेत में 2-2 फसलें एक साथ उगाई जा रही थी। ये इंटरक्रॉपिंग का या फिर मिक्स क्रॉपिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल भी हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो एग्रीकल्चर के बारे में ये सारी चीजें अपने को पता चली है। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Did the Hadappans use stone blades in wooden handles or did they use metal tools?
Most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. तो अपने को जब एक बात ये समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे खेती बाड़ी दबा के हो रही थी और हल वगैरह चलाया जा रहा था, बाकी सारी चीजें थी, तो इससे फिर अब सवाल ये उठते हैं कि अगर खेती बाड़ी हो रही थी तो फिर दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अगर फसल उगाई गई है तो फिर फसल को काटा भी गया होगा, फसल काटने के लिए भी किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल हुआ होगा, हसिया इस्तेमाल किया गया होगा या कोई और टूल इस्तेमाल किया गया होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि एग्रीकल्चर के साथ इस बात को पता लगाने की भी आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश करी है कि हार्वेस्टिंग के वक्त में जब फसल काटी जा रही होगी उस वक्त में क्या टूल्स का इस्तेमाल किया जाता होगा, फसल लगाने के बाद में और बाकी जो आपके खरपतवार साथ में उग जाते हैं उनको डील करने के लिए अगर कोई टूल्स इस्तेमाल होते थे तो वो किस तरीके के होते थे। तो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश करी है इस तरीके के सवालों का भी जवाब देने की कि और कौन कौन से टूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता था। थोड़े वक्त पहले मैंने आपको पत्थर के बने हुए या पत्थर काटकर बनाए गए स्टोन ब्लेड्स दिखाए थे जब हम लोग कल्चर के बारे में बातचीत कर रहे थे कि आर्कियोलॉजिस्ट जब कल्चर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो इस तरीके के जो स्टोन ब्लेड्स मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे या फिर हड़प्पन कल्चर में, आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने आप से भी ये सवाल पूछा है कि क्या इन स्टोन ब्लेड्स को वुडन हैंडल्स में या लकड़ी के हैंडल्स में डालकर इनकी मदद से जो है कटाई वगैरह की जाती थी, इनको टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, या फिर मेटल के बने हुए टूल्स का इस्तेमाल होता था, मेटल्स वगैरह को पिघला के स्पेसिफिकली टूल्स बनाए जाते थे और उनकी मदद से जो है कटाई वगैरह की जाती थी। इस तरीके के सवालों का भी जवाब देने की कोशिश या इस तरीके के सवालों के भी जवाब हासिल करने की कोशिश आर्कियोलॉजिस्ट ने की है। एक सर्टेन एक्सटेंट तक उसमें सफलता मिली है, बहुत ज्यादा, मगर अभी हमको इसके बारे में जानकारी या नॉलेज नहीं है। अब बात यह है कि जो मैक्सिमम हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरिड इलाकों में लोकेटेड है। सेमी एरिड इलाकों का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर साल में कुछ वक्त के लिए बारिश होती है और मैक्सिमम टाइम जो है सूखा रहता है। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया के मैक्सिमम इलाके की बात कर लें तो मानसून के 4 महीनों में आपको बारिश देखने को मिलती है, इसके अलावा जनरली बारिश नहीं होती। सर्दियों में कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत एक दो आपकी बारिश पड़ जाए तो एक अलग बात है, मगर जनरली इंडिया की बात की जाए, मध्य भारत हो गया, उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, हरियाणा हो गया और बाकी पोर्शन वगैरह हो गए, यहाँ पे मानसून के 4 महीनों में बारिश होती है, इसके अलावा जनरली 8 महीने 7 महीने सूखा रहता है। अब ऐसी जगहों को बोला जाता है सेमी एरिड इलाका, जहां पे पानी की थोड़ी सी एक्यूट कमी बनी रहती है या फिर आपको पानी उतना रेडिली अवेलेबल नहीं रहता, इस तरीके के इलाकों को बोला जाता है सेमी एरिड लैंड्स। तो मैक्सिमम आप हड़प्पन साइट्स की बात कर लें तो ये मैक्सिमम हड़प्पन साइट सेमी एरिड इलाकों में बेस्ड है, जहां पर आपको पानी उतना आसानी से नहीं मिलता। अब अगर ऐसी जगहों पर खेती की जा रही है और बड़ी मात्रा में अनाज उगाया जा रहा है, इसका मतलब यहां पर इरिगेशन या फिर सिंचाई की कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर रही होगी, इसके बिना यहां पर खेती नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए 2-4 हजार 5,000 साल में आपका किसी भी जगह की जलवायु इतना नहीं बदल सकती कि वहां पे 5,000 साल पहले जमकर बारिश होती है और 5,000 साल बाद जो है वहां पे बारिश वगैरह कम हो गई हो, ऐसा नहीं होता। जनरली आपके रेंज के पैटर्न में इतना जल्दी जो है चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। तो अगर ये जगह आज की तारीख में जहां पर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन की अलग अलग सेटलमेंट्स मिले, अगर ये आज की तारीख में सेमी एरिड इलाकों में है और यहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही बारिश होती है, तो ये बात आज से 5,000 साल पहले भी लागू रही होगी। थोड़ी कम ज्यादा बारिश होती होगी, मगर वही 4 महीनों में बारिश होती होगी, बाकी मैक्सिमम टाइम पे पानी आपको इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता होगा, 7-8 महीने साल के सूखे जाते होंगे। तो ऐसे वक्त में अगर ऐसे इलाके में आपने खेती बाड़ी करी और बंपर पैदावार हासिल करी है, जमकर आपने जो है अगर अनाज उगाया है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से पानी तो मिला होगा, यानी कि कहीं ना कहीं से आपने सिंचाई की व्यवस्था करी होगी, कहीं ना कहीं से आपने इरिगेशन की व्यवस्था करी होगी। अब इरिगेशन की व्यवस्था आपने कैसे करी होगी, पानी आप अपने खेतों तक कैसे लेकर आए होंगे, इसका जवाब भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने हासिल करने की कोशिश करी और हमको इसका कुछ जवाब मिला भी है। Traces of canals have been found at Harappan sites of Shortugai in Afghanistan, but not in Punjab and Sindh। यानी कि आपको कैनल्स या फिर नहर के जो है एविडेंस मिले हैं। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है शोरतुगई, यहां पे एक हड़प्पन साइट है, यहां पर एक हड़प्पन सेटलमेंट थी, वहां पर आपको एविडेंस मिले हैं कि भाई लोगों ने नहर बनाई थी या फिर आपने कैनल काटा था। कैनल या फिर नहर का मतलब क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि एक नदी जा रही है और आपका खेत यहां पर है, आपको यहां खेती करनी है और पानी के बिना आपका काम चल नहीं पाएगा, तो आपने किया क्या कि इस नदी से आपने एक नहर काटी छोटी सी और यहां पर आप अपने जो इस नदी से पानी आप इस तरफ लेकर आ गए। तो ये जो नहर बनाई गई है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैनल्स। इस तरीके की जो कैनल्स हैं, इस तरीके की कैनल्स के ट्रेसेस हमको अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है शोरतुगई, जहां पे एक हड़प्पन सेटलमेंट है या फिर एक हड़प्पन साइट मिली है हमको, वहां पर इस तरीके के एविडेंस आपको देखने को मिले। हालांकि पंजाब में और सिंध में इस तरीके की नहर काटकर आप अपने खेतों तक पानी लेकर आए, उसके
के एविडेंसेस हमको नहीं मिले। ये भी हो सकता है कि शायद पंजाब में और सिंध में आपने नहर काट के आपकी जो नदियां हैं वहां से आप खेतों तक पानी लेकर आए हो, मगर ये 4 साढ़े 4 हजार साल का जो टाइम पीरियड निकला है तब से लेके अब तक का, क्योंकि यहाँ पे नदियां काफी बहती हैं बारिश में, जब मानसून में बारिश होती है तो भी जमकर होती है। तो हो सकता है कि ये जो आपकी जो एंशियंट कैनल्स वगैरह बनाई गई हो ये वक्त के साथ में सिल्ट डाउन हो गई हो, इनमें मिट्टी भरती गई हो और वक्त के साथ में ये पुर गई हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर पक्के तौर पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि पंजाब और सिंध में जो है नहर बनाई गई थी या नहीं। शोरदुगई में हमारे पास में पूरे पूरे क्लियर डायरेक्ट एविडेंस है कि भाई यहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के रहने वाले लोगों ने नहर काट काट कर अपने खेतों तक पानी लाए थे और इसकी मदद से उन्होंने यहां पर खेती बाड़ी करी थी। तो ये चीज जो है हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपने अपने खेतों के आसपास में कहीं पे कुएं खोद लिए हों और उन कुओं की मदद से जो है फिर आप पानी निकाल कर लाते हो और अपने खेतों में पानी वगैरह देते हो, सिंचाई वगैरह करते हो। क्योंकि इस तरीके के कुएं वगैरह तो मिले हैं काफी बड़ी मात्रा में, इस तरीके के कुएं आपको कई सारी अलग अलग साइट्स में मिले हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपने अपने खेतों के आसपास कहीं पे कुएं बनाए हो और उन कुओं को जो खोदा हो उसमें से फिर पानी आप निकाल कर लाते हो और उसकी मदद से आप सिंचाई वगैरह करते हो। इसके अलावा गुजरात में धोलवीरा नाम की एक जगह है, धोलवीरा नाम की एक आपकी जगह है जहां पर आपको हड़प्पन साइट या हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सेटलमेंट देखने को मिला है। यहां पर हमको एक पूरा का पूरा पानी का रिजर्वायर देखने के लिए मिला है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, जिसका फिर शायद बाद में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता होगा। इसकी फोटोग्राफ में आपको दिखा देता हूं। ये पूरा का पूरा एक रिजर्वायर इस तरीके का हमको धोलवीरा में देखने के लिए मिला है। इस रिजर्वायर में अब पानी को स्टोर कर शायद बाद में उसका एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, ऐसा अनुमान हमारे हिस्टोरियंस ने लगाया है। क्योंकि इतना बड़ा रिजर्वायर बनाना और इसका फिर कोई और दूसरा प्रयोजन नहीं दिखता कि आप इतनी बड़ी मात्रा में पानी अगर स्टोर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। नहाने धोने और बाकी सारी चीजों के लिए पानी अगर चाहिए तो आप छोटे छोटे कुएं खोद सकते थे और उस कुएं की मदद से आपका काम चल जाता। मगर अगर आप इतना बड़ा रिजर्वायर बना रहे हो और उसमें बड़ी मात्रा में पानी स्टोर किया जा रहा है तो फिर इसका अनुमान आर्कियोलॉजिस्ट ने यही लगाया है कि यार हो ना हो इस पानी की मदद से आसपास में कहीं पे खेत में खेती बाड़ी की जाती होगी या फिर इस रिजर्वायर से पानी लेकर जाया जाता होगा और इसकी मदद से जो है हम लोग खेती वगैरह किया करते रहे होंगे। तो ये भी जो है आपको एविडेंस देखने को मिला है। ये उसी रिजर्वायर की फोटो है, थोड़ा छोटा ये, मगर इसमें पानी नहीं है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। अब देखिए यहां देखिए सर, अब ये इतना बड़ा रिजर्वायर है, इसमें फिलहाल पानी नहीं है, तब इसकी फोटोग्राफ ली गई होगी। इसकी आप लेंथ देख लें, इसकी आप ब्रेड्थ देख लें, इसकी आप विड्थ देख लें, इसमें अच्छी खासी मात्रा में पानी आ जाएगा। और ये एकमात्र रिजर्वायर नहीं है, इसके साथ में और भी छोटे छोटे इस तरीके के रिजर्वायर्स और बनाए गए थे। इतनी बड़ी मात्रा में अगर पानी स्टोर करने के लिए आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले इंसान ने, मनुष्य ने अगर परिश्रम किया था, पौरुष किया था, तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा। आर्कियोलॉजिस्ट का आज की तारीख में निर्णायक तौर पर मानना यह है कि भैया हो ना हो इसका प्रयोजन पानी स्टोर करना ही था। अब सेम रिजर्वायर की फोटोग्राफ है, पानी के साथ में है। भाई हो ना हो इस रिजर्वायर को जो है पानी स्टोर करने के लिए ही बनाया गया था, ताकि इसका इस्तेमाल कर हम इसमें जो पानी स्टोर किया जा रहा है उसके इस्तेमाल से फिर खेती बाड़ी की जा सके। ये आज की तारीख में जो है आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह का मानना है। तो खैर जो भी हो, कुल मिलाकर एक बात क्लियर है कि खेती बाड़ी हो रही थी, दबा के हो रही थी, पहली बात आपको ये समझ में आ गई। दूसरा, हल का इस्तेमाल हो रहा था और बैल का इस्तेमाल हो रहा था, जुताई की जाती थी खेत की। ब्रॉडकास्टिंग जनरली आपको उतना देखने को नहीं मिलती है। खेतों को जोता जाता था, प्लोइंग होती थी और उसके बाद में फिर फसलें वगैरह लगाई जाती थी। वाटर, या तो अफगानिस्तान में जैसा एविडेंस मिला है कि नहर वगैरह काट काट कर आप नदियों से पानी अपने खेतों तक लेकर आ गए। दूसरा अनुमान यह लगाया गया है कि आपने अपने खेतों के आसपास कहीं पे कुएं बनाया और उसमें से आपने जो है फिर खेती पानी निकालकर खेती बाड़ी करी। और ढोलवीरा जैसी जगहों पर वाटर रिजर्वायर ये भी बताते हैं कि आपको काफी बड़ी मात्रा में अगर कहीं पर पानी की जरूरत पड़ी खेती बाड़ी करने के लिए तो आपने बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाकर उसमें जब मानसून का महीना आया होगा तब आपने पानी स्टोर करवा लिया होगा, उसकी मदद से काफी वक्त तक खेती करी। फिर बाद में लोगों को लगा कि आसपास में कोई दूसरा अगर पानी का सोर्स होगा तो रिजर्वायर भरवा लिया और वहां से फिर जो है खेतों तक आप पानी लेकर गए होगे। कुछ भी किया मगर इस तरीके के रिजर्वायर्स वगैरह बनाकर भी जो है पानी की उपलब्धता करवाई और उसकी मदद से भी खेती करी, तभी इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग बड़ी मात्रा में अनाज वगैरह उगा पाए। चलें आगे बढ़ते हैं।